what actually is obesity and लोगों को ये क्यों नहीं लगता कि obesity is a disease? मेरा बेटा थोड़ा खाता पीता है, मेरा बेटा गोलू गोलू है, हमें तो पतले लोग अच्छे नहीं लगते हैं। ये सब चीजें ना, दीज आर ऑल, जिसे हम कहते हैं अपने आप को खुश करने की बातें। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉजेज फॉर डेथ्स एंड अर्ली डेथ्स। 15 सालों में ओबेसिटी एज अ डिजीज डबल हो चुका है इंडिया में एंड मोर देन 135 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, जो कि एवरेज कुछ कंट्रीज की एवरेज पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। बट बहुत सिग्निफिकेंट किलर है पेशेंट्स के अंदर। स्लीप एपनिया एक ऐसी चीज है जिसको हम सिंपली कहते हैं स्नोरिंग, कि ये खराटे लेते हैं। और मेरे पास कई कपल्स ऐसे आते हैं, ये इतने खराटे लेते हैं कि मैं तो सेम रूम में सोती ही नहीं। भाई कितना रिस्क है एक्सीडेंट होने का। इन पेशेंट्स का ऐसा हाल होता है कि रात भर खराटे लेते हैं, दे डोंट गेट रेस्ट, और अगले दिन इनके बहुत पेशेंट्स हम ऐसे कहते हैं डे टाइम ड्राइविंग में नींद आ गई और एक्सीडेंट हो गया। तो आज हम बात करेंगे ओबेसिटी से रिलेटेड मिथ्स, ओजेम्पिक, मुंजारो जैसे शॉर्टकट्स, फिट एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। And for that, we have a very special guest today with us, Dr. Atul Sardana, with 25 plus years of experience and 25,000 plus surgeries performed. So, if you think मेरे साथ तो सब ठीक है, this episode might change your perspective. So, let's get into it. Welcome, sir. Welcome to the podcast. थैंक यू मुस्कान। So, sir, first thing first, what actually is obesity and लोगों को ये क्यों नहीं लगता कि obesity is a disease? देखिए, ओबेसिटी का सिंपल डेफिनेशन है एक्सेसिव फैट होना बॉडी में। अगर आपकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा अधिक मात्रा में चर्बी है, उसको ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी को जानना बहुत आसान है, आपको सिर्फ शीशे के आगे खड़ा होना है और आपको पता लग जाएगा कि आप ओबीस हैं या नहीं है। अब ओबेसिटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ओबेसिटी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं कि इसका जो कॉज है वो जेनेटिक है, कि अगर आपकी फैमिली में ओबेसिटी की हिस्ट्री है तो आपके ओबीस होने के चांसेस हैं। मगर इस गन का ट्रिगर जो है वो आपकी डाइट और लाइफस्टाइल है। अगर आपकी डाइट करेक्ट नहीं है, अगर आपका लाइफस्टाइल एडिक्वेट नहीं है और आपको फैमिली हिस्ट्री है ओबीस होने की, तो यू आर श्योर गोइंग टू गेट ओबीस। और ओबेसिटी से हमें क्यों डरना चाहिए? हमें इसलिए डरना चाहिए क्योंकि बीमारी है, नंबर 1। तो अगर कोई भी इंसान बीमार है तो उसको अपनी बीमारी से डरना चाहिए, उसको उसका इलाज कराना चाहिए। ओबेसिटी अपने साथ में जो बीमारियां लाती है, जिसको हम कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, वेरिकोज वेन्स है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, नीज प्रॉब्लम, बैक एक्स, स्लीप एपनिया, और यहाँ तक कि 13 टाइप के कैंसर्स हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड है ओबेसिटी से। सो ओबेसिटी से डरना चाहिए। हाँ सर, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे, एक थोड़ा इंडियन मेंटालिटी भी ऐसा रहता है कि दिस इज जस्ट चबीनेस, ये फैट नहीं है। सो व्हाट डू यू टेल सच काइंड ऑफ पीपल? देखिए, ओबेसिटी डिसऑर्डर है, एक डिजीज है। अब ये जो हमारी डेफिनेशन है, सोशल डेफिनेशन है, मेरा बेटा थोड़ा खाता पीता है, मेरा बेटा गोलू गोलू है, हमें तो पतले लोग अच्छे नहीं लगते हैं, ये सब चीजें ना, दीज आर ऑल, जिसे हम कहते हैं अपने आप को खुश करने की बातें। तो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज एंड यू आर एंजॉयिंग, यू नो दैट इट इज नॉट अ गुड थिंग। प्रॉब्लम ये है कि ओबेसिटी में पेट में दर्द नहीं होता है ना, किसी को कोई लिंपिंग नहीं होती, देखने में प्रॉब्लम नहीं होती इनिशियली, तो लोग इसको इग्नोर करते हैं। मगर ओबेसिटी डिजीज है, अपने साथ में बहुत सारी कोमोर्बिडिटीज लाती है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉजेज फॉर डेथ्स एंड अर्ली डेथ्स, and it is a very big contributor to global prevalence of non-communicable diseases. जो non-communicable disease हैं, जैसे cardiovascular diseases हैं, cerebrovascular diseases हैं, इसका सबसे बड़ा contributor obesity है। हार्ट अटैक होना, ब्रेन स्ट्रोक होना, कैंसर्स होना, ये डायरेक्टली लिंक्ड है ओबेसिटी से। तो इसको सिर्फ इग्नोर करना और ये कहना कि नहीं हम तो थोड़े हेल्दी हैं इज नॉट द आंसर। यस सर, ट्रूली सेड सर। सो आपको क्या लगता है कि इंडियंस के माइंड में स्पेसिफिकली ऐसे क्या मिथ्स है ओबेसिटी को लेके जो वो ब्रेक नहीं करना चाहते हैं? देखिए, इंडियन माइंडसेट तो नहीं कहूंगा मैं, ग्लोबल माइंडसेट है। सबसे पहला तो ये है कि ओबेसिटी का जो प्रिकर्सर होता है वो चाइल्डहुड ओबेसिटी होता है। जब हम देखते हैं कि बच्चे
ओबीस हैं, और आजकल का खास करके क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है, आउटडोर एक्टिविटीज नहीं है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोसेस्ड फूड है, पैकेट खोला और खाया। पेरेंट्स के लिए भी इजी है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर वर्किंग, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर यूनिटरी फैमिलीज, एंड what happens is all this contributes to childhood obesity. Now in childhood obesity we do not want to correct our children. हम ये चाहते हैं कि हम इसको एक्सेप्ट करें, सोशली एक्सेप्टेबल बनाएं। हम ये कहें कि चबी बच्चा है मेरा, थोड़ा सा हेल्दी बच्चा है मेरा, और हम इसको इग्नोर कर देते हैं। और ये फिनोमेना सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये फिनोमेना ग्लोबली है। आप किसी भी बाहर की सोसाइटी में जाएंगे आप ये पाएंगे। मगर ग्लोबली अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है ओबेसिटी के अगेंस्ट, तो लोग उस पर एक्शन लेते हैं। अगर चाइल्डहुड ओबेसिटी भी होती है तो उसको वो काउंटर एक्ट करते हैं, वो अपना डाइट लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, सर्जरी को ऑप्ट करते हैं, बिकॉज लोग ये चाहते हैं कि वो फिट रहें। इंडियन माइंडसेट में मे बी बिकॉज ऑफ द सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, मे बी बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटल द वे द सोसाइटी वर्क्स, लोग इसको इतना ज्यादा एज अ डिजीज नहीं रिकॉग्नाइज करते अनटिल अनलेस कि इसकी कोमॉर्बिडिटीज उनकी डेली लाइफस्टाइल को हैम्पर नहीं करने लग जाते। जैसे हम देखते हैं विमेन तब जागती हैं जब घुटने खराब हो चुके होते हैं, आदमी तब जागते हैं जब लो बैक एक होता है, शियाटिका होता है, बहुत पेन होता है, खड़े नहीं हो पाते, या डायबिटीज बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होती है, इंसुलिन लगाने के बाद भी उनको इफेक्ट नहीं आ रहा होता। तो थोड़ा सा लेट अवेयरनेस है इंडिया में, और हम ये चाहते हैं कि इसकी अर्ली अवेयरनेस हो। फिटनेस और फिट लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल को अर्ली अडॉप्ट किया जाए ताकि इन कोमॉर्बिडिटीज तक पहुंचने की नौबत ही ना लगे। क्योंकि मुस्कान कई ऐसी कोमॉर्बिडिटीज हैं जो ओबेसिटी से होती हैं पर वो रिवर्सिबल नहीं होती। राइट। सो अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑल्सो सर कि 15 सालों में ओबेसिटी एज अ डिजीज डबल हो चुका है इंडिया में, एंड मोर देन 135 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, जो कि एवरेज कुछ कंट्रीज की एवरेज पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। व्हाट डू यू फील कि ये व्हाट आर द डिजीज दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ओबेसिटी? देखिए, ओबेसिटी या मोटापे से डायरेक्टली होने वाली कोमॉर्बिडिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट है डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। सेकेंडली है हाइपरटेंशन। ये दोनों बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं कार्डियक प्रॉब्लम्स को या हार्ट अटैक्स को, दो मेजर रिस्क फैक्टर्स। उसके बाद बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो अछूता रहे मोटापे से। बाल से शुरू हो जाते हैं, अर्ली लॉस ऑफ हेयर, गंजापन विच इज कॉमन इन ओबीस पीपल। आईज की तरफ देखेंगे तो डायबिटिक रेटिनोपैथी या हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, लोगों का विजन कम होता है, खराब होता है। आप उसके नीचे आएंगे, थ्रोट की तरफ देखेंगे तो थायराइड का कैंसर, ब्रेन की तरफ जाएंगे तो मेनिंजियल कैंसर्स डायरेक्टली रिलेटेड है, चेस्ट की तरफ जाएंगे तो क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीजेस, सीओपीडी जिसको हम कहते हैं, लिवर की तरफ जाएंगे तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, नैश या एनएफएलडी जिसको हम कहते हैं, और वो बहुत बड़ा किलर है आज की डेट में। स्टमक की तरफ जाएंगे तो स्टमक कैंसर, लंग्स की तरफ जाएंगे तो लंग कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर्स, ओवेरियन कैंसर्स, कोलोनिक कैंसर्स। उसके बाद और आगे चलेंगे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी या बैक एक्स, शियाटिका, लंबर कंप्रेशंस, वेरिकोज वेन्स और स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया बहुत ही अंडररेटेड बीमारी है बट बहुत सिग्निफिकेंट किलर है पेशेंट्स के अंदर। स्लीप एपनिया एक ऐसी चीज है जिसको हम सिंपली कहते हैं स्नोरिंग, कि ये खराटे लेते हैं। और मेरे पास कई कपल्स ऐसे आते हैं, ये इतने खराटे लेते हैं कि मैं तो सेम रूम में सोती ही नहीं, बट इस चीज को रियलाइज नहीं करते कि ये जो खराटे लेते हैं और स्लीप एपनिया होता है उससे कितना ब्रेन डैमेज हो रहा है ना, और कितना रिस्क है स्ट्रोक होने का या कितना रिस्क है एक्सीडेंट होने का। इन पेशेंट्स का ऐसा हाल होता है कि रात भर खराटे लेते हैं, दे डोंट गेट रेस्ट, और अगले दिन इनके बहुत पेशेंट्स हम ऐसे कहते हैं डे टाइम ड्राइविंग में नींद आ गई और एक्सीडेंट हो गया। तो ये बहुत बड़ा इशू है। दिन में बहुत नींद आती है, काम के टाइम पे बहुत नींद आती है, रात में खराटे लेते हैं, बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता, ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलता। सो बेसिकली ओबेसिटी इज कोई भी बॉडी पार्ट को छोड़ती ही नहीं है, बट आई हैव सीन कि इन यंगस्टर्स दे आर इग्नोरिंग द फैटी लिवर प्रॉब्लम। जैसे आपने नैश के बारे में बताया, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के बारे में बताया, ये सब ऐसा क्यों है कि जो यंगस्टर्स हैं वो फैटी लिवर की प्रॉब्लम को इग्नोर करते जा रहे हैं, एंड दे आर नॉट वेरी अवेयर ऑफ इट कि उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आ सकती है? देखिए,
ज्यादातर लोग जो अल्ट्रासाउंड करा के आते हैं उसमें फैटी लिवर लिखा होता है, तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये नॉर्मल है, इंडियंस में ये आता है, बट ये ऐसा है नहीं। ओबेसिटी में जो फैट डिपोजिशन होता है, जो एक्स्ट्रा फैट होता है, उसके दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सबक्यूटेनियस भी स्किन के नीचे जो हमें बाहर दिखता है, और विसरल फैट जो हमारे ऑर्गन्स को एनवेलप करता है, ऑर्गन्स के अंदर इन्फिल्ट्रेट करता है। कार्डियक फैट, हार्ट के चारों तरफ फैट होना, उससे कार्डियक कैपेसिटी कम होती है। NAFLD लिवर के अंदर फैट होना, जिससे लिवर की एबिलिटीज कम होती है, लिवर में डैमेज होता है, लिवर में फाइब्रोसिस होता है, और अल्टीमेटली लिवर में सिरोसिस होता है। ऐसे ही फैट अराउंड द पैनक्रियास, फैट अराउंड द ओमेंटम, फैट इन द इंटेस्टाइनल मेसेंट्री। तो पूरी बॉडी में, इट्स नॉट जस्ट स्किन के नीचे फैट, आपकी बॉडी में हर जगह पे एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन है जो आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है। लोगों के अंदर अवेयरनेस आनी बहुत ज़रूरी है फैटी लिवर के अगेंस्ट, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज लोग ये कहते हैं कि हम तो अल्कोहल लेते नहीं मगर फिर भी हमारा लिवर में फैटी लिवर आया है। तो ये समझना ज़रूरी है कि आपकी डाइट लाइफस्टाइल की वजह से ही हो रहा है, उसको करेक्ट करना ज़रूरी है। राइटली सेड सर। सो एज यू मेंशन कि इसकी वजह से बहुत से कैंसर्स भी हो सकते हैं ओबेसिटी की वजह से, सो विच वन आर दोस? देखिए 13 टाइप के कैंसर्स हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड हैं ओबेसिटी से लिटरेचर में। मेनिंजियल कार्सिनोमास हैं, ब्लड कार्सिनोमास हैं, थायराइड के कैंसर्स हैं, ईसोफेगस के कैंसर हैं, स्टमक का कैंसर है, पैनक्रियाटिक कैंसर है, लिवर का कैंसर है, कोलन का कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, यूट्राइन मैलिग्नेंसीज है। तो ये सारा जो गैमेट है, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि ओबीस लोगों में इनके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज ये डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन इम्बैलेंस की वजह से। और ओबेसिटी में क्योंकि पेरिफेरल कन्वर्जन होता है टेस्टोस्टेरॉन का ईस्ट्रोजन में, और ओबीस लोगों में ईस्ट्रोजन लेवल हायर होता है, तो इन कैंसर्स के रिस्क बहुत ज़्यादा है। प्लस देर आर सर्टन जेनेटिक फैक्टर्स ऑल्सो विच कैन इफेक्ट द प्रोग्रेशन ऑफ दीज कैंसर्स। तो लोगों को अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि ओबेसिटी सिर्फ दिखने की बीमारी नहीं है कि मैं ऐसा दिखता हूँ। आपके दिखने से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपके अंदर होने वाली जो कैंसर की प्रोग्रेशन की रिस्क है, या आपके अंदर जो हाइपरटेंशन है, ब्रेन स्ट्रोक है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, वो चीज़ें हैं जो आपको सोचना चाहिए कि मैं ओबेसिटी को कैरी नहीं करूं और अपनी लाइफ के प्रति मैं थोड़ा सा केयरफुल हो जाऊं। So now we know how dangerous this disease is. What all are the treatment plans for a person who is suffering from obesity? देखिए ओबेसिटी बेसिकली इज एन इम्बैलेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा है। इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है। एक्स्ट्रा कैलोरीज कहाँ जा रही है? फैट बन के स्टोर हो रही है आपकी बॉडी के अंदर। अब ये इतना सिंपल भी नहीं है कि हम ये कहें कि मैं अगर अपना खाना पीना बंद कर दूं तो मैं पतला हो जाऊं। भूखा रहने से कोई पतला होता नहीं है, ये भी हमें पता है। इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जिस तरीके से एक एवरेज या एक वेल बिल्ट इंसान की बॉडी खाने को मेटाबोलाइज करती है वो अलग होता है, और जिस तरीके से एक ओबीस आदमी की बॉडी अपने फूड को या अपने कैलोरी इनटेक को मेटाबोलाइज करती है वो अलग होता है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें से एक फैक्टर होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है या जो कम होने से आपको डायबिटीज़ होती है, बड़ी कॉमन नॉलेज है, मगर बेसिकली इसका काम होता है आपके हर सेल को ट्रिगर देना टू बर्न एनर्जी। अगर आपके सेल इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो आपकी बॉडी उतनी एनर्जी नहीं बर्न कर रही जितना एक नॉर्मल इंसान का बर्न कर रही है। सो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ समझना कि ओबेसिटी के कारण मल्टी फैक्टोरल होते हैं, सिंगल नहीं होते। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, इनपुट आउटपुट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वॉल्यूम ईटिंग एक प्रॉब्लम हो सकती है, रॉन्ग चॉइस ऑफ फूड एक प्रॉब्लम हो सकती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें कि आप बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं करते। वर्क फ्रॉम होम तो आजकल वैसे भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है इस चीज़ के लिए। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमेशा उस पर बेस्ड होते हैं कि आपका कंट्रीब्यूटर फैक्टर क्या है और आपकी लेवल ऑफ ओबेसिटी क्या है। अब इसके अंदर 3 मेजर ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को। सबसे पहला तो होता है डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन।
डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मेन स्टे। हर केस में वेदर वी डू एनीथिंग एल्स और नॉट, डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज एसेंशियल। द सेकेंड ट्रीटमेंट ऑप्शन इज फार्माकोथेरेपी, या जो मेडिसिन अवेलेबल है, पिल्स के फॉर्म में अवेलेबल है, पैचेस के फॉर्म में अवेलेबल है, आजकल इंजेक्शन के फॉर्म में बहुत पॉपुलर है। लोग इंजेक्शन ले रहे हैं, लोग वेट लूज कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन इज नोन एज बेरियाट्रिक सर्जरी। ये एक सर्जिकल ऑप्शन है, नया ऑप्शन नहीं है, बहुत पुराना ऑप्शन है, कई सालों से यूज करा जा सका है, बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं। अब कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है ये समझना जरूरी है। पेशेंट्स को समझाने के लिए जो मैं आसान रास्ता यूज करता हूँ वो आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, या आपका आइडियल बॉडी वेट 50 किलो होना चाहिए या 60 किलो होना चाहिए, मगर आपको जाना है गुड़गांव, दैट मीन्स यू आर ओवरवेट बाय 10 kgs। आपको 10 किलो कम करने हैं, पैदल चलेंगे पहुंच जाएंगे, थक जाएंगे बट पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो डाइट एंड लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन में बी एब्सोल्युटली एडिक्वेट फॉर यू। अब अज्यूमिंग आपको जयपुर जाना है, आपका वजन 30 किलो ज्यादा है, पैदल चलने से बहुत मुश्किल है कि आप पहुंच पाएंगे, शायद कोई एक आध इंसान पहुंच पाए पर नॉर्मल लोग नहीं पहुंच पाते। तो आपको क्या चाहिए, एक असिस्टिव टूल चाहिए, है ना, किसी किस्म की कार या मोटरसाइकिल या कुछ चाहिए। तो वो असिस्टिव टूल क्या होगा, ड्रग्स, फार्माकोथेरेपी, इंजेक्शंस। तो डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो आपको करना ही है, मगर आपको वहां पहुंचने के लिए एक असिस्टिव टूल चाहिए। अब मान लीजिए आपका डिस्टेंस उससे भी ज्यादा है, आपको पहुंचना है श्रीलंका, है ना, समुद्र पार करना है। अब कार और मोटरसाइकिल से आप जा नहीं पाएंगे, तो आपको क्या चाहिए, आपको उससे बेटर असिस्टिव टूल चाहिए जो है बेरियाट्रिक सर्जरी। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका आइडियल बॉडी वेट क्या है, आपका टारगेट क्या है इन टर्म्स ऑफ वेट लॉस, यू हैव टू चूज योर असिस्टिव टूल, बट डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज मेन। सेकेंड थिंग विच वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, और जो मैं पेशेंट्स को समझाता हूं, कि मान लीजिए आपका आइडियल बॉडी वेट 50 kgs होना चाहिए, आप 100 किलो, ठीक है। तो आप एक इंसान को अपने कंधे पे बिठा के रोज घूम रहे हैं, अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं उसको करके, और आप ये कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब मैं तो सर्जरी से बहुत डरती हूँ, या मैं तो इंजेक्शन नहीं लेना चाहती, मैं सिर्फ डाइटिंग करूंगी, और मेरा 10 किलो भी वजन कम हो जाए ना, मैं बहुत खुश हो जाऊँ। खुश हो जाएंगे, ठीक है, कपड़े भी छोटे हो जाएंगे थोड़े से, वो भी ठीक है, मगर इसमें दो प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि उस 10 किलो कम होने से जो आपकी कोमॉर्बिडिटीज है वो रिजॉल्व नहीं है। तो जो मोटापे से होने वाली डिजीजेस हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो आपको हेल्थ बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है ना, क्योंकि आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंचे। इट इज सेम एज सेइंग कि हाँ मेरे को शुगर है पर मैं आधी गोली खाऊंगी, पूरी नहीं खाऊंगी। तो ना आप ठीक होने वाले हैं, ना आप ठीक उस रेंज में आने वाले हैं, ना आप ठीक की रेंज में आने वाले हैं, यू विल कंटिन्यू टू सफर। सेकेंड चीज इज कि आपने जो भी टूल चुना है अपने लिए, उस टूल को आपको उस लेवल तक बेनिफिट देना चाहिए कि आपकी कोमॉर्बिडिटी 100% रिजॉल्व हो जाए, आप नॉन डायबिटिक हो जाए, आपका हाइपरटेंशन सॉल्व हो जाए, आपको जो होने वाले रिस्क फैक्टर्स हैं ब्रेन स्ट्रोक के, हार्ट अटैक के, कैंसर्स के, वो चले जाए। तभी उस थेरेपी को हम सक्सेसफुल मानते हैं मेडिकल टर्म्स। सर तो आपने बता दिया कि व्हेन अ पर्सन शुड कंसिडर फार्माकोथेरेपी और द सर्जरी, बट हाउ सक्सेसफुल इज बेरियाट्रिक सर्जरी? देखिए, बेरियाट्रिक सर्जरी हैज इवॉल्व्ड ओवर द पास्ट 60-70 years or maybe more than that. Bariatric surgery was initially started during the World War phases in Russia. Now, initially our understanding of bariatric surgery was कि हम उसमें जो रिस्ट्रिक्शन या मेल एब्जॉर्प्शन प्रोसीजर ऐड करते हैं उसकी वजह से सारा ट्रिगर होता है। बट अब जैसे टाइम इवॉल्व हो रहा है, बेरियाट्रिक सर्जरी लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिकली करी जा रही है। सबसे पहला क्वेश्चन तो सेफ्टी का आता है कि कितनी सेफ है बेरियाट्रिक सर्जरी। हर पेशेंट को डर लगेगा। इसका सेफ्टी में हम ये मानते हैं कि एक बेरियाट्रिक सर्जरी की सेफ्टी प्रोफाइल इज द सेम एज एनी अदर स्मॉल गॉल ब्लैडर सर्जरी और एनी अदर सर्जरी। सेकेंडली, हैविंग अ बेरियाट्रिक सर्जरी डन हैज लेस चांसेस ऑफ डेथ देन क्रॉसिंग अ रोड और अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विच वी फेस एवरी डे। हम रोज सड़क पे जाते हैं। तो ये तो रहा सेफ्टी का सवाल कि बेरियाट्रिक सर्जरी बिल्कुल सेफ है। सेकेंड चीज इज हाउ इफेक्टिव और हाउ सक्सेसफुल इज बेरियाट्रिक सर्जरी।
Now, if you do diet and lifestyle modification, your chances of achieving weight loss are in the tune of 50 to 60%, but your maintenance of that weight loss is not even 5% at 5 years. Vis-a-vis bariatric surgery, the chances of maintaining that weight loss at 5 years is as high as 95% or even more. Okay. Bariatric surgeries are 100% successful provided there are two things which are to be considered. The first is that the surgeon and the patient have chosen the right procedure. There are different types of bariatric surgery. कि हमने ठीक प्रोसीजर चुना है जो हमारे लिए एडिक्वेट था. सेकेंडली द सर्जरी हैज बीन डन वेरी वेल. इसमें एक्सपर्टीज बहुत मैटर करती है. आप देखिए, not every surgeon does robotics. Of course. Not every robotic surgeon does bariatric surgery. So you need to be trained and you need to perform the procedure excellently to achieve those results. मेरे पास ऐसे patients हैं जिनकी सर्जरी मैंने करीब 19 साल पहले करी थी. आज भी वो आए, अपने बेटे की सर्जरी के लिए आए. He is still maintaining his weight loss. He was at 126 kgs. He came down to 74. He is still in the range of 78 kgs. And he is a caterer by profession. So, bariatric surgery done well has excellent results and is absolutely safe. पर सर कुछ लोगों को ऐसा डाउट होता है कि सर्जरी के बाद थोड़े टाइम तो हम ठीक रहेंगे, उसके बाद हमारा वेट फिर से बढ़ जाएगा. सो व्हाट डू वी टेल टू सच काइंड ऑफ पीपल कि ऐसा होना, मतलब जैसे आपने बताया कि ऐसा नहीं है, 95% चांसेस है कि आप वही लेवल पे मेंटेन करते हो, तो हम क्या बता सकते हैं ऐसे लोगों को? देखिए, बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद जो वेट रिगेन है, ये बहुत जेन्युइन कंसर्न है लोगों का कि हमने इतना एफर्ट भी किया, वेट भी कम हो गया, वापस आ गया. अब इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट फैक्टर इज दैट क्या हमने सही प्रोसीजर चूज किया है. इसमें 2 टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं, एक रिस्ट्रिक्टिव होता है, एक मैल एब्जॉर्प्टिव होता है. तो क्या आपने और आपके सर्जन ने मिलकर ठीक प्रोसीजर चूज किया है जो आपके लिए एडिक्वेट था. नंबर 2, क्या आपने उसके बाद अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कंटिन्यूड रखी या नहीं रखी. अब बेरियाट्रिक सर्जरी जिसमें हम रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर करते हैं, उसमें हम स्टमक का साइज छोटा करते हैं, तो पेशेंट कम क्वांटिटी खाता है. कम क्वांटिटी खाने से नहीं, बट जो अंदर इंटरनल चेंजेस आते हैं GLP-1 लेवल, GIP लेवल से उसका वेट लॉस होता है. अब उसको चीट करना बड़ा आसान है. मान लीजिए आपकी क्वांटिटी 100 ml पे फिक्स्ड है, आपकी कैलोरीज फिक्स करने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं. तो अगर आप सिर्फ रोज शरबत ही पियेंगे और रोज पेप्सी कोलाज ही पियेंगे, तो आप उस 100 ml में भी इतनी कैलोरीज ले लेंगे कि आपका वेट लॉस नहीं होगा, वेट रिगेन हो जाएगा. द थर्ड फैक्टर इज द एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज दैट यू वांट टू गेट रिड ऑफ. मान लीजिए आपने बेरियाट्रिक सर्जरी का प्रोसीजर ठीक नहीं चूज किया और आपकी कोमॉर्बिडिटीज नहीं गई, तो आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, वेट रिगेन होएगा. और अगर प्रोसीजर ढंग से नहीं किया गया, if the procedure is not done well, the level of intestinal anastomosis or the tightness of the sleeve, जो technical terms हैं, which we understand, if those are not adequate, stomach का कुछ पार्ट आपने छोड़ दिया, उसको रिमूव नहीं किया, posterior stomach को, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि, और ये हम बहुत देखते हैं कि पेशेंट्स आते कहते बेरियाट्रिक सर्जरी कराई थी, हमारा वेट लॉस हुआ, अब वेट रिगेन हो गया. हम उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कितनी रोटी खा सकते हैं, तो कहते हैं जी हम तो 2 रोटी खा लेते हैं, हम 4 रोटी खा लेते हैं, हम 2 भटूरे खा लेते हैं. एक आइडियली डन बेरियाट्रिक सर्जरी का पेशेंट 100-120 ml से ऊपर, मतलब आधी रोटी से ऊपर नहीं खाएगा. भले ही वो मल्टीपल टाइम्स खाएगा, दिन में 4 मील्स खाएगा, बट एट एनी गिवन टाइम वो बहुत बड़ा मील नहीं खा सकता. तो ये 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो हैं, इनको समझना जरूरी है. करेक्टली चोजन प्रोसीजर, properly done surgery, and the patient's compliance at the end of the procedure and going forward in terms of his dedication towards a diet and lifestyle modification. सर तो ये तो रही बात हमारी सर्जरीज के ऊपर. नाउ nowadays so many celebrities are vocal about injections, जैसे कि Ozempic, Mounjaro. How safe is it? एंड क्या इसके बाद भी वेट रीगेन होता है? जैसे हम देखते हैं सेलिब्रिटीज का बोलते हैं कि फेस से चार्म हट गया है, या फिर फिजिकल उन्हें सारी प्रॉब्लम्स दिखने लग जाती है, या फिर अभी नहीं दिखती बट आगे जाके दिखने लग जाएगी. देन ऑल्सो व्हाई आर दे ऑप्टिंग फॉर Ozempic एंड Mounjaro?
देखिए ये जो मेडिसिन हैं इंजेक्टेबल, इनको GLP-1 आरएस कहते हैं, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। GLP-1 एक नेचुरली अकरिंग इंक्रेटिन है जो हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट बनाता है। दिस इज अ सिग्नल टू द ब्रेन कि फूड हैज रीच्ड हियर और अब और नहीं खाना है हमारे को, और हमारे को इसको मेटाबोलाइज करना है। ये बहुत बढ़िया ड्रग्स हैं, इनमें कोई खराबी नहीं है। अगर आपका टारगेट वेट लॉस इज 10 to 15% ऑफ योर बॉडी वेट, दे वर्क वेरी वेल। इसके अंदर पिटफॉल्स क्या हैं? लोग सोचते हैं कि बस ये इंजेक्शन लगाएंगे और वेट कम हो जाएगा। दैट इज नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। इस इंजेक्शन लगाने से दो चेंजेस आते हैं। सबसे पहला चेंज ये आता है कि आपकी स्टमक की एम्प्टिंग स्लो हो जाती है, तो आपको फुलनेस की फीलिंग आती है, आप ज्यादा क्वांटिटी नहीं खा सकते। सेकेंड चेंजेस कि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसका लेवल नीचे आता है, क्योंकि जो नई ड्रग्स हैं ट्राइजिपेप्टाइड वगैरह, इनके अंदर GIP रिसेप्टर के एगोनिस्ट भी होते हैं, डबल ड्रग कहते हैं इसको। इन दो चेंजेस की वजह से आपका वेट लॉस होता है। पहला क्वेश्चन आपका था सेफ्टी के रिगार्डिंग। देखिए कोई भी मेडिसिन या कोई भी प्रोसीजर 100% सेफ नहीं होता, उसको हमेशा स्ट्रक्चर्ड और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लेना चाहिए। अभी रिसेंट कंसर्न तो ये था कि ऑफ पेटेंट चले गए, कॉस्ट कम आ रही है, ऑफ द काउंटर या ऑफ द शेल्फ लोग खरीद के खुद लगाना शुरू कर देते हैं। इनकी कई कॉम्प्लिकेशंस हैं। बेसिक कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, these are easily handleable. The deadly complications of these drugs, one is blindness, जिसको हम नियोश कहते हैं, नॉन इस्कीमिक ऑप्टिक एंडार्टराइटिस। इसके लिए पेशेंट को ये मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले एक फंडस एग्जामिनेशन जिसमें कप डिस्क रेशियो और OCT कराया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन पेशेंट्स का कप डिस्क रेशियो नैरो है, जिन पेशेंट में अर्ली या एडवांस स्टेजेस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी है, उनके अंदर ये मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए। सेकेंडली, मेडुलरी कार्सिनोमा एक टाइप का कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड या पैंक्रियाटिक कैंसर। इसमें ये समझना जरूरी है कि इनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, और स्क्रीनिंग और रूटीन वर्कअप के दौरान मेडिसिन शुरू करने से पहले इनका अल्ट्रासाउंड या किसी किस्म का स्कैन कराना चाहिए, देखने के लिए कि इसमें कोई ऐसा सस्पिशियस फोकस ना हो। तो सेफ्टी इसका सेकंड कंसर्न है। थर्ड कंसर्न है कि इसमें जो आप कह रहे हैं फेस का चार्म चला जाता है। देखिए गलती लोग क्या करते हैं, लोग ये इंजेक्शन लेते हैं, इसको वंडर ड्रग समझते हैं, मिरेकल ड्रग लगाया, वेट कम हुआ, हाँ वेट कम होता जाता है, पर वो वेट कहाँ से जा रहा है आपका? वो फैट लॉस नहीं हो रहा, वो आपका मसल लॉस हो रहा है, वो आपका मसल लॉस हो रहा है। तो जब मसल लॉस होगा तो सारा फेस लटक जाएगा, सारी स्किन लटक जाएगी, सारी बॉडी लटक जाएगी। सो यू विल नॉट look good. You might look thin, but you are not looking good. You are looking diseased or you are looking sick. So what is important is, as I told you, ये assistive tools हैं, they are not the answers. The answer is the dietary lifestyle modification. कोई भी इंसान जो इन ड्रग्स पे है, उसको अपनी प्रोटीन इंटेक, अपनी कार्ब इंटेक, अपनी डाइट, उसके सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बिना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के, बिना डाइटरी मॉडिफिकेशन के इंजेक्शंस लेने से एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम्स आती हैं। नाम तो नहीं लेना चाहता, बट सबको पता है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने लिया है, जिनके फेसेस पे दिख रहा है कि उन्होंने ज़ेम्पिक लिया है। तो हमेशा अगर मुंजारो, ज़ेम्पिक या कोई भी GLP-1 आ रहे हैं आप लेना चाहते हैं, प्लीज किसी डॉक्टर से मिलके एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में आप ये ले सकते। और बहुत से लोगों को ये भी लगता है ना कि हम इंजेक्शन लेंगे तो हमारा कहीं से फैट जो है वो स्पॉट रिडक्शन हो जाएगा, बट इट डजंट हैपन। नहीं, स्पॉट रिडक्शन नहीं होता। ये इंजेक्शन सबक्यूटेनियसली लिए जाते हैं, बट इवेंचुअली ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं एंड दे एक्ट थ्रू द ब्लड। तो वो जनरलाइज्ड एक्शन है इनका, ऐसे नहीं कि मैंने यहाँ इंजेक्शन लगाया तो यहाँ फैट कम होगा। This is a myth. This is a myth, Yeah. exactly. So, as we are talking about this social media thing and celebrities also, do you feel that social media has increased the insecurities of the person, how they look at themselves, body dysmorphia, and increased number in the eating disorders? देखिए सोशल मीडिया या किसी भी किस्म का मीडिया जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हैं, आज सोशल मीडिया है, उससे पहले मूवीज होती थी, वीडियोस होते थे, कैसेट्स होती थी, तो लोग वहाँ, तो हम किसको देखते हैं? हम एक्टर्स को देखते हैं। एक्टर्स आर सपोज टू बी परफेक्ट,
Like doctors are supposed to be perfect in their field, actors are supposed to be perfect in their field. एक्टर को सुंदर दिखना चाहिए, उसके लिए वो 2 घंटे मेकअप करता है। एक एक्टर मेरे ख्याल से ऑन एन एवरेज लीड एक्टर्स 3 से 4 घंटे रोज एक्सरसाइज करते हैं टू मेंटेन देयर बॉडीज। सो बॉडी डिस्मॉर्फिया इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। लोग क्योंकि इन रील्स को बहुत ज्यादा देखते हैं और अपने आप को उनसे एसोसिएट करते हैं, और जब शीशे के आगे जाते हैं तो उनको शीशे के अंदर कोई स्टार लीडिंग एक्टर नहीं मिलता, तो दे गेट डिस्गस्टेड एंड देन दे लुक फॉर शॉर्टकट्स लाइक टेकिंग इंजेक्शंस, शॉर्टकट्स लाइक टेकिंग स्टीरॉइड्स, शॉर्टकट्स लाइक टेकिंग अदर पेप्टाइड्स जस्ट टू ग्रो योर बॉडी। तो बॉडी डिस्मॉर्फिया एक बहुत बड़ा इशू है। सेकेंड इज ईटिंग डिसऑर्डर, जिसको आप कह रहे हैं। अब ईटिंग डिसऑर्डर में दोनों तरफ के डिसऑर्डर्स हैं। वन इज कि हम रील्स देख के इतना एक्साइट हो जाते हैं कि हमारा खाने का मन करता है। अब कोई अच्छी चीज आ रही है, अच्छा ये कहाँ मिलती है, ये वहां मिलती है। ज्यादातर कंटेंट ग्लोबली अगर आप देखें, नॉट ओनली ऑन सोशल मीडिया बट एनी काइंड ऑफ मीडिया, इज फूड कंटेंट सेल्स द मोस्ट। सबसे ज्यादा कंटेंट जो मार्केटेबल है, जो बिकता है, वो फूड कंटेंट है। और फूड कंटेंट का इंटेंशन कुछ भी हो, मगर वो आपका हंगर और आपकी रिक्वायरमेंट फॉर हैविंग फूड इंक्रीज करता है। आपको जरूरत नहीं है, मगर आपने रात को रील देखी कि ये टीरामिसू कहाँ मिलता है, और अगले दिन आपने अपने दोस्त से प्लान बना लिया कि हम जा रहे हैं टीरामिसू खाने के, विच इज फाइन। मगर क्या आपने उतनी कैलोरीज बर्न करी है? क्या आपने उसको किसी तरीके से कॉम्पेंसेट करा है? नहीं। द अदर साइड ऑफ द विंडो इज एनोरेक्सिया या बुलिमिया, जहां पेशेंट्स खाना पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं विद द आइडिया टू कम डाउन टू दैट जीरो फिगर, you know, that kind of thing. So they start starving themselves. Now starving you also brings about changes in the brain, changes in psychology. It gets you depressed. It gets you, it gives you suicidal thoughts. So दोनों किस्म का विंडो देखी जाती है in terms of diet on social media impact. So sir, if I ask you कि मेजरली जो लोग हैं वो डेली लाइफ में ऐसी क्या चीजें हैं जो गलत कर रहे हैं which are leading to such an increasing number of obesity nowadays? देखिए, सबसे बड़ी इशू तो ये है कि ओबेसिटी को डिजीज ना रिकॉग्नाइज करना। ये मानना ही नहीं कि ये मेरे को बीमारी है, ये सबसे बड़ी गलती। सेकंड चीज इज जो इसके चारों तरफ मिथ्स हैं। आपको एक बीमारी है, मगर इसके लिए आप एक स्पेशलिस्ट या एक डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, आप पड़ोसियों से सोशल मीडिया से सीख के आप अपने सोच रहे हैं कि मैं इसका इलाज कर लूंगा, ये इस किस्म की कार्डियो एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। आप कोई न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं गए, आपको कोई नॉलेज नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में, जिसकी वजह से लोग इसको ओवरकम नहीं कर पा रहे। Number 1, not recognizing as a disease. Number 2, not taking adequate steps to combat that disease. Okay, sir. Now, sir, this brings us to our last segment of the podcast, which is the rapid fire questions. So, I'll ask you some of the questions. Should we start? So, first question is obesity, disease, lifestyle choice, or both? Obesity is a disease of poor lifestyle choices. All right. Biggest lie people believe about weight loss? So biggest lie that people believe about weight loss is that sustainable weight loss is not achievable. Okay. Is willpower overrated when it comes to obesity? Yes, willpower is overrated, and there is a simple explanation to it. Let's say you have a visual defect. एंड आई टेल यू कि चश्मा मत पहनिए, आप अपनी विल पावर से देख लीजिए क्या लिखा हुआ सामने। ऐसा हो नहीं सकता। ओके। कैन समवन बी ओबीस एंड स्टिल रिमेन हेल्दी? यू कैन नॉट बी ओबीस एंड हेल्दी। यू कैन ईदर बी ओबीस और यू कैन बी हेल्दी। ऑलराइट, सो दिस इज अ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन दैट पीपल हैव नाउअडेज। या ओके। इज bariatric सर्जरी अ शॉर्टकट और अ लास्ट रिजॉर्ट? See, neither bariatric surgery is a shortcut nor is a last resort. It is an adequate treatment to morbid obesity beyond a certain BMI, especially when you have comorbidities. Okay. Why are Indians getting obese faster than ever? So Indian population is very dependent on high carb diet. Whereas in the current given scenario,
our lifestyle has changed because of the sedentary lifestyle or the office work. So Indian population is very, very potent to get obese because of these two things. Okay. What's more dangerous, obesity itself or the diseases that come with it? See, the diseases are a package of obesity. So you cannot differentiate between both of them. Both of them are dangerous. You are obese and you have comorbidities, it's dangerous for your life. Okay, and just last one brutally honest sentence every overweight person needs to hear. मोटापा एक बीमारी है, इसको एक्सेप्ट करिए और अपने आप को ठीक करिए. ठीक होना पॉसिबल है. इट इज जस्ट बिकॉज यू आर लिसनिंग टू मिथ्स, इट इज जस्ट बिकॉज यू आर नॉट मीटिंग द राइट पीपल दैट आप आज भी मोटे हैं. इसको आप करेक्ट कर सकते हैं. Thank you so much, sir. This Thank was you. such a wonderful session. I hope कि लोगों को और awareness आई है and they take this very seriously, this disease very seriously and come up with solutions. थैंक यू मुस्कान. Thank you so much.